हाँ, तो अपने अतीत के चैप्टर 2 कंप्लीट हो गए। आज चैप्टर 3 अपने स्टार्ट करेंगे। बहुत ही शानदार चैप्टर, एक से बड़े क्वेश्चन आंसर आपको मिल रहे हैं। मेरे साथ में अच्छे से पढ़ भी लोगे ना तो याद हो जाएंगे। इतना शानदार तरीका, बहुत ही ऑथेंटिक आंसर। आपके अतीत भाग सेकंड का चैप्टर 3 है, जिसका नाम है अतीत में दबे पाँव। ओम थानवी जी ने लिखा है। सारे प्रश्न उत्तर इसके अंदर है, एक से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, एनसीईआरटी के पीछे वाले भी। लेकिन पहले अपन करना चाहेंगे वन लाइनर, छोटे वाले, उसके बाद में एनसीईआरटी, उसके बाद में कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट, वो तरीका वही रहेगा। जैसे कि पहला, इसके अंदर आपको पता है कि पूरी सभ्यता जो है हमारी मतलब सिविलाइजेशन की बातें इसके अंदर हुई है। जैसे कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है? तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति दिल्ली संग्रहालय में रखी हुई है। तुरंत याद हो गया। दूसरा, मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आया? तो मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को राजस्थान प्रदेश का ख्याल आया। कोठार किसके काम आता है? कोठार जानते हो ना, आज भी कहते हैं ना लोग कि कोठार मतलब कोठार जो अनाज जहाँ रखा जाता है, धान को जिसमें रखा जाता है, कोठार। पहले एक्चुअल में दादी नानी जी हमें कहते हैं कि कोठार जो हुआ करता था वो कच्चा भी बनाया जाता था। हालांकि आजकल भी खूब सारे गाँव में कच्चा कोठार, कच्चा करने सेंस कि जो गाय के गोबर से नीप के बनाया जाता है, जैसे ईंटों वगैरह ब्रिक से उसको चीन दिया जाता है और उसके भी लकड़ी छोटा दरवाज़ा बनाया जाता है और उसको फिर नीप दिया जाता है, ऐसा भी होता है। तो वो कोठार अनाज जमा करने का काम आता था। काफ़ी ईजी है। दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम क्या रखा गया? तो दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम याजक नरेश रखा गया। क्या रखा गया? याजक नरेश। फिर मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को किस गांव की याद आई? तो मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को कुलधरा गांव की याद आई। कौन से गांव की? कुलधरा। कितना ईजी, चारों के 5 क्वेश्चन याद हो गए। पहला, नर्तकी की मूर्ति कहाँ रखी हुई? दिल्ली संग्रहालय में रखी हुई है। फिर कौन सी मोहन गलियों में घरों को देखकर लेखक को किसकी याद आ गई? राजस्थान की याद आ गई। कोठार किसी काम आता है? अनाज जमा करने काम आता है। दाढ़ी वाली मूर्ति याजक नरेश की बताई जा रही है। मोहनजोदड़ो घरों में टहलते लेकर किस गांव में गया? तो कुलधरा गांव में। ठीक है, 5 याद हो गए। फिर मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या कितनी थी? तो खुदाई में पंजीकृत चीज़ों की संख्या थी 50,000। कितनी थी? 50,000 से भी ज़्यादा थी। खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा था? गेहूं का रंग था काला। ठीक है। सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है? सिंधु सभ्यता की खूबी है सौंदर्य बोध। सिंधु सभ्यता बहुत सुंदर है, सौंदर्य बोध। लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है? तो लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को समाज पोषित नाम दिया है। क्या नाम दिया है? समाज का पोषण करने वाला, समाज पोषित। मोहनजोदड़ो नगर कितने हेक्टर में फैला हुआ है? तो 150 हेक्टर में फैला हुआ है। कितने हेक्टर में? 150 हेक्टर। बहुत ईजी है ना, कितने हेक्टर? 150 में। सौंदर्य बोध समाज को पोषित करने वाली। सिंधु की खूबी क्या है कि सौंदर्य बोध है, दोनों एक दूसरे से मैच खा रहे हैं। और खुदाई में गेहूं का रंग कैसा मिला? काला। फिर मोहनजोदड़ो में कितने? 50,000 से ज़्यादा संख्या वो जो पंजीकृत चीज़ों की मिली। पंजीकृत समझते हो? रजिस्टर्ड चीज़ें जो हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्ड पंजीकृत है 50,000 से ज़्यादा मिली है। ठीक है। फिर बात करें डी के हल्का किसके नाम पर रखा गया? तो डी के हल्का दीक्षित काशीनाथ के नाम पर रखा गया। दीक्षित काशी नाम, डी से दीक्षित, के से काशी और नाथ तो कह रहे, दीक्षित काशीनाथ के नाम पर रखा गया है। ठीक है, डी के की फुल फॉर्म हो गई। मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं? तो 700 कुएं। ये तो अपने हिस्ट्री में ही पढ़ा था अपने वाले चैप्टर में। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में खजूर और अंगूर उगाए जाते थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका क्या प्रमाण है? क्या अंदाज, कैसे, क्या एविडेंस है कपास पैदा होती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका प्रमाण वहां मिला सूती कपड़ा है। सूती कपड़ा वहां पर मिला है, एविडेंस है ये। तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि सूती कपड़े में कपास से सूती कपड़ा बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर कपास भी होती थी। अतीत में दबे पाँव नामक पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो अतीत में दबे पाँव नामक पाठ के लेखक का नाम, रचयिता का नाम, पाठ के रचयिता का नाम है ओम थानवी। जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपने देखा होगा, थंबनेल में भी लिखा हुआ है, तो ओम थानवी। तो चैप्टर 115 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 16वां, लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? तो लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग 85,000, 85,000 थी। मोहनजोदड़ो का नगर कितने हजार साल पहले का है? तो मोहनजोदड़ो का नगर 5,000 साल पहले का है। ठीक है, बहुत ईजी है। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी है? तो मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई 33 फीट है। ठीक है। मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या विद्यमान है? तो मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बौद्ध स्तूप विद्यमान। मेरे साथ भी पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट किए हुए हैं, इनसे बाहर नहीं जा सकता कुछ भी। रीजन है कि जितने क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे बना दिए गए हैं।
फिर रहे पे कसर बड़े में आ जाएगी, बड़ा और बना लिया तो बड़े में सारी कसर निकल जाएगी। बहुत ही अच्छे से बारीकी के साथ में पढ़ो, तन मन से ध्यान को एक जगह रखो और इन क्वेश्चन को एक बार मेरे साथ के साथ दोहरा लो। फिर वीडियो को रोक के जैसे नेक्स्ट टाइम फिर कभी क्लास ले लो, हर 8-10 दिन से एक क्लास लेते रहो, आराम से रिवीजन हो जाएगा। बहुत ईजी है यार, 14 मार्क्स, ठीक है। फिर बोध कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है? तो बोध स्तूप, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है ना, यहाँ स्तूप भी लिखा है, ऐसा मान लीजिए। बोध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है, बनाया गया है? तो बोध स्तूप 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। यहाँ पर 25 फुट ऊंचे चबूतरा, पहले चबूतरा बनाया जाता है, उसके ऊपर बोध स्तूप बनाया। तो 25 फुट तो पहले से ऊंचा है वो जमीन से, जमीन के लेवल के 25 फुट ऊपर तो चबूतरा, चबूतरे के ऊपर फिर वो बोध स्तूप, ठीक है। 21वां, चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए हैं? चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे बने हुए हैं। भिक्षु जो होते हैं ना, भिक्षुओं के कमरे बने हुए हैं, ठीक है। राखाल दास बनर्जी कौन थे और यहाँ पर किस वर्ष आए थे? तो राखाल दास बनर्जी पुरातत्ववेत्ता थे। पुरातत्व मतलब जो खोज करते हैं वो पुरातत्ववेत्ता थे। और राखाल दास बनर्जी सन 1922 में यहाँ आए थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो को भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया है? मोहनजोदड़ो को भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। क्या कहा गया है? लैंडस्केप, सबसे पुराना लैंडस्केप। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है? तो मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना चंडीगढ़ से की गई है। कौन से शहर से की गई है? चंडीगढ़ से। समझ सकते हो, बहुत बड़ी चीज़ है भाई। चंडीगढ़ भारत का सबसे अच्छा शहर माना जाता है, सबसे व्यवस्थित शहर माना जाता है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। इतना शांत, बहुत ही कहते हैं ना कि एकदम शानदार कॉलोनियाँ बसाई गई है। ज़्यादा फ्लोर के मकान नहीं है वहाँ पर, बहुत अच्छी खास बात है। चंडीगढ़ में हर कोई रहना चाहता है। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती है? तो मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी 5 किलोमीटर की दूरी पर बहती है, मात्र 5 किलोमीटर। कितने? पाँचों के पाँचों, बहुत ईजी फैक्ट है ना। 5 किलोमीटर सिंधु घाटी मात्र दूर बहती है। तुलना चंडीगढ़ से की गई मोहनजोदड़ो की। भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। राखाल दास बनर्जी पुरातत्ववेत्ता थे और राखाल दास बनर्जी 1922 में यहाँ पर आए थे और उनकी खोज करी थी, अपने हिस्ट्री में पढ़ा था। वही सारी बात है इसमें। हिस्ट्री जिसने पढ़ी है उसके लिए ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, सारा रिवीजन हो रहा होगा। फिर भी पढ़ना जरूर है क्योंकि खूब सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो वन लाइनर है, वो आपको समझना जरूरी है। दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट किसकी बस्ती मानी गई है? कामगारों की बस्ती। जो कामगार होते हैं ना, कि जहाँ पर टूटे फूटे घर हैं तो वो कामगार, जो मतलब ऐसा मान लीजिए लेबर जो है, उन कामगारों की बस्ती मानी गई है, जो दक्षिण के अंदर मिली है। महाकुंड की लंबाई, चौड़ाई व गहराई कितनी है? तो महाकुंड 40 फुट तो लंबा है, तो लंबाई तो होगी 40 फुट। महाकुंड की चौड़ाई 25 फुट हो गई और उसकी महाकुंड की ऊंचाई, गहराई बोल दो चाहे ऊंचाई बोल दो, बात एक ही है। गहराई बोल दो चाहे ऊंचाई बोल दो, बात एक ही है। LBH हाइट 7 फुट है, तो लेंथ हो गई 40 फुट, ब्रेथ हो गई 25 फुट, हाइट गहराई मान दो चाहे हाइट मान लो, वो हो गई 7 फीट, ठीक है। ये हो गया 28वां। महाकुंड के 3 तरफ किसके कक्ष बने हुए? तो महाकुंड के 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं, ठीक है, ओके। अजायब घर में रखी वस्तुओं में किस प्रकार यहाँ के निवासियों को शांति प्रिय सिद्ध करती है? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं की प्रदर्शनी में औजार तो दिखाए गए हैं, लेकिन किसी प्रकार के हथियार नहीं दिखाए गए हैं। ये वहाँ के निवासियों के शांति प्रिय स्वभाव को प्रदर्शित करता है। हाँ, औजार मिले हैं, लेकिन औजार तो और अपन शिकार के लिए रख सकते हैं औजार तो, ठीक है, लेकिन हथियारों का मिलना, हथियार कहीं पर नहीं मिले, इसका मतलब लोग शांति प्रिय हैं। औजार तो आप अपनी खेती बाड़ी के लिए भी रख सकते हो। औजार तो खेती बाड़ी में फावड़े वगैरह औजार होते हैं, फावड़े हो गए, वो बड़े बड़े जो भी यूज होते हैं वो भी जो होते हैं, क्या नाम उनका, जो भी वो भी कुल्हाड़ी हो गई, ये तो सब आप खेती बाड़ी में भी काम में ले सकते हो। लेकिन हथियार एक अलग चीज़, हथियार सिर्फ मारने के लिए काम आता है, तो वो यहाँ पर नहीं मिले हैं। इसका मतलब लोग शांति प्रिय भी थे, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। 30वां देखो, सिंधु सभ्यता में भव्यता का अभाव मिला है। भव्यता उतनी अच्छी नहीं, अभाव मिला है उसका। इससे उस सभ्यता की कौन सी विशेषता प्रकट होती है बताइए। तो भव्यता के अभाव से सिद्ध होता है कि ये एक लघुता में भी महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति थी, अतः लेखक ने इसे तो प्रोफाइल सभ्यता कहा है। लो प्रोफाइल सभ्यता का है कि ज़्यादा विकसित नहीं है, ज़्यादा उतना भव्यता, मतलब जैसे ना कि भव्य मंदिर हैं, भव्य बिल्डिंग है, मतलब बहुत शानदार जब होती है, उतनी शानदार है नहीं, बस ठीक ठाक लो प्रोफाइल बस्ती है ये, ठीक है। मोहनजोदड़ो कैसा शहर माना जाता है, अथवा अतीत में दबे पांव के लेखक ने मोहनजोदड़ो की सभ्यता को किस प्रकार लो प्रोफाइल सभ्यता जो है कहा है। तो मोहनजोदड़ो एक बड़ा शहर था जो कि हर तरह की सुविधाओं से संपन्न था,
वहाँ व्यापार के साथ साथ उन्नत कृषि भी होती थी। इस प्रकार ये एक बड़ा शहर तो था ही, समृद्ध भी था। हाँ, समृद्ध था, खेतीबाड़ी अच्छी होती थी, काफ़ी कृषि के औजार वहाँ पर मिले हैं, खेतीबाड़ी के कुछ एविडेंस मिले हैं। इसका मतलब काफ़ी बड़ा शहर था, उसके साथ में समृद्ध भी था, अच्छी खासी खेतीबाड़ी होती थी, तो सब सिस्टम है। हाँ, बस मकान वगैरह उतना भव्य नहीं है, तो लो प्रोफाइल लो है, लेकिन मीडियम फैमिली लोग रहते थे, बाकी है ठीक। 32वां, सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। इस कथन को सिद्ध कीजिए। कला की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता समृद्ध थी। पाठ के आधार पर सोधन स्पष्ट कीजिए। तो आभूषण और सुगढ़ अक्षरों वाली लिपि ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पले लोगों में कला या सुरुचि का बहुत अधिक महत्व था, क्योंकि हमें ऐसे आभूषण या सुगढ़ अक्षरों में लिखे हुए अक्षर हमें मिले, लिपि ऐसी मिली है कि वाकई उन लोगों को कला या उनकी रुचि बहुत अधिक थी इसके अंदर। ठीक है, जो भी यहाँ पर लोग रहे होंगे वो, ठीक है, उनके बारे में। 33वां, सिंधु घाटी सभ्यता का पता किस समय लगाया गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता की पुरातात्विक खोज सबसे पहले सन 1922 ईस्वी में भारतीय पुरातत्ववेत्ता श्री राखाल दास बनर्जी ने की थी, जैसा कि अपन हिस्ट्री में पढ़ चुके। लेकिन यहाँ पर भी अपन को पढ़ना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली बात तो सन जरूर याद रखना, 1922 या 21-22 भी आता तो भी सही है। 22 के अंदर भारतीय पुरातत्व श्री राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। 34वां, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महानगर कौन कौन से हैं, आज उनकी क्या स्थिति है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करने पर 2 महानगर अस्तित्व में आए। कौन कौन से? एक तो मोहनजोदड़ो और दूसरे का नाम हड़प्पा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता की, दोनों ही पाकिस्तान के अंदर है, हाल फिलहाल के पाकिस्तान में है। तो दोनों की सिंधु घाटी सभ्यता की यानी इंडस सिविलाइजेशन की जब इसकी खोज हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी जब खोज की गई तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा 2 शहर निकल के आए। ठीक है। 35वां, खुदाई में प्राप्त मोहनजोदड़ो की इमारतों पर अन्य स्थलों तथा वस्तुओं का सामान्य परिचय दीजिए, और क्या क्या वहाँ पर मिला है। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में बड़ी तादाद में इमारतें मिली है, ठीक है, सड़कें हैं, धातु पत्थर की मूर्तियाँ हैं, चाक पर बने चित्रित मृद, ये ऐसी शानदार मृद भांड है, ठीक है, भांड कर लेना। ये बहुत मज़ा आता है ऐसी, जब ऐसी बस्तियाँ अपन देखते हैं ना खुदाई की हुई, जब खुदाई करते हैं तो एकदम बिल्डिंग की बिल्डिंग अंदर बनी हुई है, तो बहुत मज़ा आता है। पुराने मकानों को देखने में अलग हिस्ट्री है, अलग इतिहास है। कभी ये चीज़ें भी दिखाऊंगा मैं आपको, कभी चलेंगे। और भी बहुत सारी ऐसी बस्तियाँ हैं जिनको आपको देखना चाहिए, मज़ा आता है। इतिहास मतलब देखते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। अनेक प्रकार की मोहरें आदि तथा अन्य तरह का साजो सामान और खिलौने भी यहाँ पर आदि मिले हैं, ठीक है, ये चीज़ है। 36, कुलधरा किस स्थान का नाम है? अभी देखा था अपन ने पीछे क्वेश्चन, वो गांव जो मिला था। तो राजस्थान के जिला जैसलमेर है, ठीक है, राजस्थान में एक जिला पड़ता है जैसलमेर। जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थरों से निर्मित एक सुंदर गांव है, कभी चलेंगे इस गांव में। कुलधरा, राजस्थान का जैसलमेर तो बहुत ही शानदार, आपको पता है, दोहरों वाला है, मज़ा आता है वहाँ पर। तो वहाँ पर एक गांव है कुलधरा, ठीक है, बहुत ही सुंदर गांव है, पीले पत्थरों से वो बना हुआ है, ठीक है। कामगारों या कर्मचारियों के घरों को कैसे पहचाना गया? तो खोजकर्ताओं ने देखा कि नीचे मकानों में ईंटों के गोल गड्ढों में रंगों के बर्तन रखकर रंगाई का कार्य होता था। इन नीचे मकानों में निश्चित रूप से उस कारखाने के काम करने वाले कामगार या कर्मचारी रहते हैं, ये ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही खोज करी तो नीचे मकानों में ईंटों के गोल गड्ढे, रंगों के बर्तन रखे हुए, तो इसका मतलब वहाँ पर जो कर्मचारी कामगार रंगाई का कार्य होता होगा, जो पेंट करते हैं ना, पेंटिंग वाले, वो लोग, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और निश्चित रूप से उस कारखाने में काम करने वाले कामगार या कर्मचारी रहते होंगे, क्योंकि ऐसा कोई कमरा है वहाँ पर ऐसे ये सामान रखा हुआ है, इसका मतलब वो काम करने वाले होंगे। फिर हालांकि सब अंदाज़ा है, लेकिन ये अंदाज़ा सही भी बैठता है, ठीक है। 38वां, सिंधु सभ्यता में हथियारों के मिलने के कोई प्रमाण नहीं है, इससे क्या प्रकट होता है? इससे वही शांतिप्रिय, तो इससे सिद्ध होता है कि ये स्थान कुंड आदि किसी बौद्ध सभ्यता का केंद्र थे। इससे वहाँ के निवासियों का शांतिप्रिय होना भी स्वतः सिद्ध हो जाता है। और ये भी पता चलता है कि स्थान कुंड आदि किसी बौद्ध सभ्यता के लोग हथियार वगैरह नहीं रखते थे, तो इसका मतलब यही उस सभ्यता से बिलोंग करने वाले ये होंगे। तो बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन है भाई। 39 देखो, पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता को तर सभ्यता कहते हैं, तर सभ्यता सिद्ध कीजिए। तो पुरातर सभ्यता क्यों कहते हैं सिंधु सभ्यता को? तो पुरातत्व की खुदाई में यहाँ 700 कुएं मिले हैं। कितने कुएं निकले? 700। एक महाकुंड मिला है, 8 स्नानागार बने हैं। इससे हम तर सभ्यता, इसीलिए हम इसको एक तर सभ्यता कहते हैं, एकदम तर है, समझ गए कि यहाँ पर कुएं भी हैं, स्नानागार भी है, महाकुंड। तर का मतलब होता है पानी से तर, कि एकदम पानी से लबालब, तो पानी के सोर्स है। 700 कुएं निकले हैं, स्नानागार मिले हैं 8,
और एक महाकुंड मिला है। इसका मतलब ये तर सभ्यता भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। पानी के सोर्स जहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं उसको तर कहते हैं। ग्रिड प्लान किसे कहते हैं? तो नगर बसाने की शैली के अनुसार शहर में एकदम सीधी अथवा आड़ी चौड़ी सड़कें बनाई जाती है, उन्हें और उनके दोनों ओर मकान बनाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं ग्रिड प्लान। हालांकि इतिहास वाले बच्चे इजीली समझ रहे हैं, हिस्ट्री में अपने पढ़ा था ग्रिड प्लान, ये वो ग्रिड प्लान है कि शैली में क्या होता है कि एकदम सीधी अथवा आड़ी चौड़ी सड़कें, जैसे या तो सीधी या फिर आड़ी, लेकिन वो चौड़ी सड़कें होती है, एकदम ग्रिड बन जाती है। हालांकि हिस्ट्री मैंने सब बता रखा है। और राखाल दास बनर्जी के बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य किससे कराया गया? तो राखाल दास बनर्जी ने पहले किया था 1922 में। उसके बाद में हेरल्ड हारग्रीव्स ने सन 1924 से 1925 में आगे खुदाई का कार्य किया। वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले राखाल दास बनर्जी ने किया सबसे पहले, उसके बाद में हेरल्ड हारग्रीव्स ने 1924 से 25 में आगे खुदाई का काम जारी रखा, ठीक है। बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन है। 42वां, कारबजीए कौन था? कारबजीए, तो कारबजीए एक वास्तुकार थे। ये प्रसिद्ध वास्तुकार, विश्व के विशाल शहरों का निर्माता और अनेक प्रसिद्ध इमारतों का वास्तुकार भी रहा है, ठीक है। तो कारबजीए कौन था? एक वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट था, ठीक है, और बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट था। विश्व के जितने भी बड़े बड़े शहर, विशाल शहर जो भी है, उसका निर्माता है यही है, और अनेक जो फेमस इमारतें हैं उनका आर्किटेक्ट के वास्तुकार कारबजीए ही है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मोहनजोदड़ो के बारे में जो धारणा व्यक्त की गई है उसे बताइए, क्या धारणा चल रही है? तो इसके बारे में धारणा ये है कि अपने समय में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र, यानी जो घाटियाँ होती है ना, वैसा केंद्र रहा होगा, अर्थात राजधानी रही होगी, राजधानी। क्योंकि वैसे कैपिटल राजधानी मेन वही होती है जहाँ सुरक्षा हो। पहले राजधानी कहाँ रखते थे? जहाँ पर चारों ओर सुरक्षा हो, घाटी जैसा हो, चारों ओर पहाड़ी हो, ताकि इजीली वहाँ पर कोई अटैक ना कर पाए, सुरक्षा रहे। तो ये ऐसा लगता है कि घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, अर्थात राजधानी रहा होगा, कैपिटल रहा होगा। ये शहर 200 हेक्टर क्षेत्र में फैला था, लगभग 200 हेक्टर, ठीक है, तथा इसकी आबादी 85,000 थी। ये बिल्कुल ऐसे एविडेंस हमें मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो के बारे में ये जो हैं कुछ धारणाएं हमें मिलती है। 44, पुरातत्व शास्त्री शिशन रत्नागर का मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त कुओं के बारे में क्या विचार है, बताइए। तो मोहन भाई अपन देखा भी कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में 700, मोहनजोदड़ो में 700 वहाँ पर कुएं मिले। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त 700 कुओं को देखकर पुरातत्वविद रत्नागर ने स्पष्ट किया कि ये सभ्यता मूल रूप से कृषि आधारित सभ्यता थी। भाई और तो कुओं का यूज़ क्या है? कुएं जहाँ पर ज़्यादा मिले, इसका मतलब पक्की बात है खेती बाड़ी होती थी, कुओं के पानी से होती थी, ठीक है। हालांकि मशीनरी पहले नहीं थी, लेकिन वही ये बैलों से या फिर से पानी निकाल लिया जाता था बाहर, फिर क्यारी नुमा खेती बाड़ी की जाती थी, ठीक है। 45वां, मोहनजोदड़ो नगर की आबादी के बारे में क्या अनुमान लगाए जाते हैं? तो मोहनजोदड़ो का विस्तार देखकर विद्वानों ने अनुमान लगाया था कि ये नगर आजकल हमारे यहाँ के महानगरों की बात ही रहा होगा। आजकल जो हमारे महानगर हैं वैसे ही ये भी कोई महानगर रहा होगा। उस समय उस शहर की आबादी लगभग 1 लाख रही होगी तथा इससे अधिक भी हो सकती है, ऐसा अंदाजा। हालांकि 85,000 बता रहे हैं, लेकिन 1 लाख, 50,000 पढ़ा भी मैंने, लेकिन 1 लाख भी हो सकती है, ऐसा अंदाजा है। तो टॉप लेवल के छोटे वन लाइनर 45 क्वेश्चन जिसने बिल्कुल दिल से पढ़ लिए, ध्यान के साथ पढ़ लिए, तो कोई सिंगल क्वेश्चन आपका छोटे वाला बाहर नहीं जा सकता। वैसे इन्हीं से बड़े बना सकते हो आप, इन्हीं में से बड़े बनेंगे, ठीक है। तो ये थे अपने छोटे क्वेश्चन। अब अपन वो लेते हैं जो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर के पीछे जो दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को, ठीक है। अब अपन लेते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? ये पहला क्वेश्चन अपने बुक का। तो देखो सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, बिल्कुल ठीक है, अपने पढ़ लिया अभी। अच्छी खेती बाड़ी होती थी, बहुत बड़ी थी, काफ़ी बड़ा खेत था। उसके 2 शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसके प्रमाण है, बहुत बड़े शहर थे, बिल्कुल है। खुदाई में प्राप्त अवशेष बताते हैं कि नगरों में भट्टी में पकी हुई एक विशेष आकार की ईंटों का प्रयोग भवन निर्माण, स्नानागार बनाने, कुओं के निर्माण तथा नालियों एवं भंडारगृहों के बनाने में किया जाता था। चौड़ी सड़कों पर बैलगाड़ियां माल ढोती थी, अनेक वस्तुओं का आयात निर्यात होता था, उन्नत खेती होती थी। ये बात है, क्योंकि लिखा हुआ क्या है कि साधन संपन्न थी, इसका प्रमाण चाहिए। प्रमाण ये रहा ना, इतनी खेतियाँ थी, कुएँ थे, स्नानागार थे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो बहुत बड़े शहर निकले हैं, ये सब सबूत है, ठीक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्नानघरों से पानी की निकासी ढकी हुई नालियों से होती थी, एकदम नालियाँ ढकी हुई थी, इसका मतलब कैसे, बड़ी व्यवस्थित थी, बहुत साफ सुथरी बस्ती थी। स्वच्छ जल के लिए कुओं का निर्माण किया गया, क्योंकि कुएं में पानी एकदम साफ सुथरा होता है, डेली पानी आ जाता है, आराम से पानी ले लो, कुएं का पानी सबसे शुद्ध माना जाता है।
अजायब घर में प्रदर्शित वस्तुएं, अजायब घर मतलब तो चिड़ियाघर जो होते हैं जिनको अपन अजायब घर बोलते हैं, उसमें प्रदर्शित वस्तुएं इसकी समृद्धि की कहानी कहती है, वो भी यहाँ पर मिले हैं। तो ये सब है थे जिससे हम कह सकते हैं कि समृद्ध थी। फिर आगे तो अभी पूरा कंटिन्यू पूरा नहीं हुआ अभी। यहाँ के लोग कांसा, तांबा आदि धातुओं से परिचित थे। चौक पर बने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों पर चित्र बनाए जाते थे। चौपड़ की गोटियाँ, दिए, मापतोल के पत्थर, पार्टी वाली चक्की, मिट्टी की बैलगाड़ी, पत्थरों के मनकों के हार, सोने के गहने, ये सब चीज़ें एक साधन संपन्न सभ्यता की निशानी है। ठीक है, तो मतलब इन्होंने क्या कहा कि ये सभ्यता साधन संपन्न थी, बताइए कैसे, तो उसके प्रमाण दे रहे हैं ऐसे। ठीक है, परंतु एक सादगी से भरी सभ्यता होने के कारण इसको भव्य नहीं माना गया। बिल्कुल कहता ना कि सादा जीवन उच्च विचार, ये बिल्कुल सिंपल थी, ऐसा कोई भव्य वो नहीं कहा जा सकता। बड़े सादगी से लोग रहते थे, शांत स्वभाव के थे, कोई हथियार वगैरह नहीं मिले यहाँ पर। छोटे मकान, राजाओं महंतों की विशाल समाधियाँ, महंत जानते हो ना, साधु संत जो होते हैं महंत तो कहते हैं उनको, उनकी विशाल समाधियाँ। ठीक है, समाधि जानते हो, जहाँ पर जैसे कोई समाधि लेता है, जीवित समाधि होती है, वैसे समाधि जमीन में वो पहले होती थी, आजकल नहीं है। राजप्रसादों, भव्य मंदिरों का अभाव, भव्य मंदिर नहीं थे यहाँ पर, मंदिर राजप्रसाद वगैरह छोटे ही थे, भव्य मंदिर नहीं थे। नरेश मतलब राजा के सिर का छोटा मुकुट मिला है, नरेश का मतलब राजा होता है, किंग, उसके सिर का छोटा मुकुट मिला है। छोटी नावें आदि इसे भव्यता के आडंबर से रहित बनाती है। आडंबर है, बड़े बड़े मंदिर देख के, बड़ी बड़ी मस्जिदें यहाँ वैसे देख के लोग कह देते हैं कि ये तो बहुत भव्य है, लेकिन ये सब नहीं यार। बस्ती भी तो देखो कितनी कितनी शानदार बस्ती थी, एकदम शांति प्रिय थी। तो ये भव्यता के आडंबर से बिल्कुल रहित है। ये सभ्यता राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित थी, अतः साधन संपन्न होते हुए भी ये भव्य नहीं की जा सकती। इसकी संपन्नता की बात इसलिए चर्चा में दिख नहीं रही क्योंकि यहाँ भव्यता का आडंबर कतई नहीं था, मतलब दिखावटी यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल शोवर ये कॉलोनी थी, ऐसा मान लीजिए बस्ती थी, आराम से लोग यहाँ रहा करते थे, सिंपल। सेकंड है सिंधु सभ्यता की खूबी, मतलब अच्छी खूबी विशेषता, उसका सौंदर्य बोध है जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया है? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता वहाँ के निवासियों की कला प्रेमी, सुरुचि संपन्न सिद्ध करती है। खुदाई में प्राप्त पूरा अवशेष इस धारणा को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त है। सिंधु सभ्यता में प्राप्त नगर पूर्णतया नियोजित हैं, बड़े व्यवस्थित हैं, चौड़ी सड़कों के दोनों तरफ समांतर मतलब पैरेलल, समांतर मतलब क्या होता है, पैरेलल बनी पक्की ढकी हुई नालियां हैं। स्नानागारों से निकलता मैल या गंदा पानी इनमें होकर बाहर बहता था। ऐसे संकेत मिले हैं कि जो बाथरूम होता है वहाँ से पानी सीधा निकलेगा नालियों में, नालियाँ ऊपर से कवर है, तो कितना साफ सुथरा काम होता था, बिल्कुल ढकी नालियाँ हैं। ठीक है, ऊंचाई पर स्थित बौद्ध स्तूप है, बौद्ध स्तूप बिल्कुल हाइट पे लेके ताकि बिल्कुल व्यवस्थित रहे वो। ज्ञानशाला, कोठार जिसको ध्यान रखा जाता है, 2 मंजिला भवन, सीढ़ियाँ, सामूहिक स्नान के लिए जल तक उतरने के लिए सुंदर सीढ़ियाँ, जैसे सामूहिक स्नान होता था, मतलब स्विमिंग पूल जिसे बोलते हैं। सामूहिक का मतलब सभी एक साथ, स्विमिंग पूल जहाँ होता है स्नान करने के लिए, वहाँ पर जल, नीचे जल होता था, उसमें सीढ़ियाँ बनी होती थी, सीढ़ियों नीचे जाके अंदर जाके ना किया जाओ, जो जहाँ पर एक साथ ये कोई सामूहिक, अपन देखा था ना, बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, बहुत बड़ा बाथरूम मिला है, बाथ टब मिला है, उसमें क्या था कि ये कोई बड़ा ओकेजन फंक्शन करते थे उस टाइम पर, सभी एक साथ नहाने का इनका कुछ फंक्शन होता था। ठीक है, तो ये वैसे अपन कहीं जाते हैं घूमने के लिए, ये वाटर पार्क वगैरह में, तो सभी लोग एक ही स्विमिंग पूल में नहाते हैं करते हैं, तो वो चीज़ है। ठीक है, तो उतरने के लिए सुंदर सीढ़ियाँ वाले महाकुंड आदि उनके कला प्रेम एवं वास्तुकला में पारंगत होने का प्रमाण है कि वाकई वो कला प्रेमी थे और वास्तुकला आर्किटेक्ट में बड़े पारंगत थे, मतलब बड़े मास्टर थे, उस चीज़ का नॉलेज था उनको, ये काफ़ी एविडेंस मिलते हैं। चौक पर बनाए मिट्टी के भांडों यानी बर्तनों पर पशु पक्षियों के चित्र मिले हैं। माला आदि बारीक आकृतियाँ उत्कीर्ण की हुई मोहरें मिली है। केश विन्यास और तांबे का आईना मिला है। आभूषण और सुगढ़ अक्षरों वाली लिपि, सभी वस्तुएं उनके कला प्रेम को प्रकट करती हैं। यहाँ के निर्माण वस्तुओं में आकार की भव्यता न होकर कला की भव्यता देखी जा सकती। आकार का मतलब हाँ, साइज छोटी थी, मकान भी लास्ट 2 मंजिल थे, बहुत ज़्यादा ही वैसे अट्रैक्टिव वो दिखाया नहीं गया है, लेकिन वाकई जो कला की गई वो बड़ी भव्य है, जो राजमहलों या मंदिरों में होती हैं और जो वास्तव में समाज पोषित ही होती है। इससे समाज पोषित नजर आता है कि समाज कितना व्यवस्थित तरीके से रहता था। जैसे क्या होता कि आप बड़े बड़े अच्छी बिल्डिंग बना लो, लेकिन जब नालियाँ खुली है तो रोग होगा ना, लोग तो बीमार पड़ जाएंगे, और
हथियार रखेंगे तो हो सकता है कि वो आपस में मार काटते होंगे, लेकिन कोई हथियार नहीं मिला है, सिर्फ औजार मिले हैं। ठीक है, जिसका एक खेतीबाड़ी में यूज कर सकते हैं, पशु पक्षियों बचाव के लिए कर सकते हैं, किसी में भी यूज कर सकते हैं, और व्यवस्थित मिला है, बिल्कुल गंदगी नहीं मिली। इसका मतलब समाज पोषित बस्ती थी। ठीक है, अतः उन्हें कला प्रेमी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है, और वो कला प्रेमी तो थे ही, बहुत अच्छी है वो। तो ये सारी बातें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। तीसरा, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? बहुत बढ़िया। ताकत में तो अपन ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी बस्ती थी वगैरह, ऐसी कुछ भी नहीं, अनुशासित थी, ये कैसे कहेंगे? तो आंसर वही मिलता जुलता ही रहेगा कि सिंधु घाटी में खुदाई द्वारा प्राप्त सभ्यता के अवशेष जो अजायब घर, यानी जो संग्रहालय होते हैं ना, संग्रहालय, अजायब घर वैसे संग्रहालय होते हैं। ठीक है, बेसिकली इनको कुछ चिड़ियाघर भी कह देते हैं, लेकिन वो अजायब घर होते हैं। संग्रहालय जैसे म्यूजियम इंग्लिश में बोलते हैं, म्यूजियम, उसमें रखे हुए हैं। म्यूजियम चाहे हर जिले में, हर जगह, हर जिले का एक म्यूजियम होता ही होता है। ठीक है, वहाँ पर कौन कौन से राजा हुए, उस राजा के कौन कौन से हथियार थे, वो सब म्यूजियम में रखे जाते हैं। ठीक है, कैसे वो दिखते थे, राजा क्या ड्रेस पहनता था, किन किन से युद्ध हुए, कौन सी पिस्तौल होती नहीं थी, कौन सी तलवार यूज़ करते थे, कौन सा भाला यूज़ करते थे, सारे म्यूजियम में रखे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ ये रहा कि अनेक कलापूर्ण वस्तुओं का होना तो मिलता ही है। यहाँ की प्रदर्शित वस्तुओं में किसी भी प्रकार के हथियार नहीं मिलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वहाँ के राजतंत्र जैसा कोई सत्ता का केंद्र नहीं था, कि जहाँ राजतंत्र होता है ना, राजा का शासन हो, ऐसा कोई भी सत्ता होता नहीं था, आराम से लोग रहते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ स्वतः अनुशासन था, पहले से लोग अनुशासित थे, ऐसा ही पढ़े लिखे लोग इस तरीके से, जो ताकत के बल पर नहीं हो सकता। ताकत पे तो आप किसी को अनुशासित कर भी नहीं सकते। ठीक है, ये वाली चीज़ है। लेकिन हाँ, खुद सोचे कि नहीं यार हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, बीमार पड़ जाएंगे लोग, अनुशासित पहले से, वो ताकत के बल पर नहीं कहा जा सकता, लोग पहले से अनुशासित थे। पुरातत्व के, यानी जो खोज करने वाले, पुरातत्व में आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे होता है, उसके विद्वान मानते हैं कि वहाँ कोई सैन्य सत्ता नहीं थी, कोई आर्मी, कोई ऐसा पावर नहीं थी, सैन्य सत्ता थी नहीं, कि कोई राजा हो, उसकी सेना हो, है ना, तो कोई सैन्य सत्ता ही नहीं थी, क्योंकि हथियार नहीं मिले। इसका मतलब तय है कि कोई राजा या फिर उनके साथ में सैनिक, ऐसा कुछ भी नहीं था। मगर अनुशासन जरूर था। बताओ ना, कोई पहरेदारी करने वाला, फिर भी अनुशासित बस्ती थी। ठीक है, जैसा कि वहाँ की नगर योजना, वास्तुशिल्प, मुहरें, पानी की निकासी और स्वच्छता का बोध आदि सामाजिक व्यवस्था की एक रूपता को देखकर अनुभव होता है। वहाँ पर जो मोहरें हैं, एक जैसी सील मिली है, मोहर एक मिली है, पानी की निकासी की व्यवस्था शानदार, वास्तुशिल्प जो होते हैं वो एकदम सब कुछ सेम, स्वच्छता बिल्कुल चारों ओर, ऐसा लगता है कि सारे एकजुट मिलजुल के रहते थे, बड़े ही अनुशासित थे। ठीक है, और दूसरी सभ्यताओं के पूरा अवशेषों में राजतंत्र की ताकत को दिखाने वाले राजप्रसाद, मंदिर, मूर्तियाँ और पिरामिड आदि मिलते हैं दूसरी में, इसमें नहीं, दूसरी में। यहाँ ये वस्तुएं नहीं मिली है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला। बहुत भव्य मंदिर और राजप्रसाद ऐसे रहते थे, राजा मुकुट, कुछ भी ऐसा तलवारें, कुछ नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ की मूर्तियाँ और औजार, नावें आदि छोटी है, छोटी छोटी है। यहाँ के नरेश यानी राजा के सिर का मुकुट भी छोटा है, बिल्कुल छोटा सा मुकुट है, कोई बेहुदा दिखावा नहीं करते थे। ठीक है, अतः सिंधु सभ्यता ताकत से अनुशासित न होकर समझ से अनुशासित सभ्यता है। बहुत शानदार। ठीक है, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन काफी बड़ा है कि यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन इन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। यहाँ से आप इतिहास को नहीं, इसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से पूर्व विश्व में मिस्र और मेसोपोटामिया यानी जो इराक की सभ्यता को ही विश्व की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता माना जाता था। पहले पूरी बात सुन लो। अपने पढ़ा था कि जो मेसोपोटामिया एट प्रेजेंट इराक जो जहाँ पर वहाँ की सभ्यता है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में पड़ जाते हैं एट प्रेजेंट। तो देखो, जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई नहीं करी गई थी उस टाइम पर मेसोपोटामिया को दुनिया की सबसे अच्छी सभ्यता माना जाता था। लेकिन जैसे ही इनकी खुदाई की तो पता चला यार वाकई मोहनजोदड़ो हड़प्पा तो बहुत ही व्यवस्थित, बहुत ही अनुशासित लोग थे, अनुशासित बस्ती थी। ठीक है, बस वही है कि ये सच है कि कहाँ आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती है, लेकिन इन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। ठीक है, क्योंकि उल्टे है ना भाई वो, तो यहाँ से आप इतिहास को नहीं, इसके पार झांक रहे हैं, इस बात को समझना है। ठीक है, तो देखते हैं। परंतु सिंधु सभ्यता की जैसे खोज हुई, इसने विश्व की सर्वोच्च सभ्यता सिद्ध कर दिया कि पूरे संसार की सबसे बेस्ट, सबसे व्यवस्थित, अनुशासित बस्ती
ये हैं। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो यहाँ की नगर नियोजन कला अपूर्व है, बहुत ही शानदार व्यवस्थित नगर बसाए गए, अपूर्व है। ठीक है, यहाँ की चौड़ी और सीधी सड़कें, पक्की ईंटों के पंक्तिबद्ध मकान, कुछ मकान 2 मंजिल के भी बने हैं, जहाँ तक अधूरी सीढ़ियाँ बनी हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले घरों की सीढ़ियाँ टूट फूट गई हैं, उन पर होकर मकान के ऊपर तक जाना संभव नहीं है। हालांकि कुछ टूट गई है, जाना संभव नहीं है, किंतु ये टूटी और अधूरी सीढ़ियां हमें इस सभ्यता के विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्राचीन सभ्यता होने का प्रमाण अवश्य उपलब्ध कराती है। फिर दुनिया की छत पर होने का तात्पर्य यही है कि ये संसार की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है। ठीक है, इतिहास में जिन सभ्यताओं का उल्लेख मिलता है उनसे भी पूर्व यह सभ्यता विकसित हो चुकी थी। हर घर में स्नानागार हैं, हर घर में आज भी खूब जगह बाथरूम टॉयलेट नहीं बने हुए, सोचो, लेकिन उस टाइम पर होना बहुत बड़ी चीज़ है। कुएं होना, जल निकासी की व्यवस्था होना, ढकी नालियाँ होना, रसोईघर होना, कोठार होना जहाँ पर धान को बचा के रखा जा सके। उच्च वर्ग या मुखिया जो होता था, मुखिया दादाजी जैसा घर के मुखिया होते हैं वैसे, उच्च वर्ग या मुखिया का बड़े आंगन और 20 कमरों का मकान होना, कि मुखिया इसके 20 कमरों का मकान है क्योंकि उसके पास में लोग आते थे बातचीत करने के लिए, समस्या लेके। इतर वर्ग के नीचे मकान, स्तूप, महाकुंड जिसके आसपास स्नानागार बने, आभूषण, औजार, बैलगाड़ी आदि सभी वस्तुओं के कारण सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे बेस्ट सभ्यता सिद्ध होती है। अतः ज्ञात इतिहास जो ईसा पूर्व से 34 सदी तक जाता है से पहले भी कोई सभ्यता अपनी श्रेष्ठता के लिए संसार में थी, उसका प्रमाण सिंधु घाटी की खुदाई से मिलता है। ठीक है, इसलिए लेखक का उपयुक्त कथन सर्वथा उचित और बिल्कुल समीचीन है। या सर्वथा उचित है, इतना ही बहुत है, सर्वथा ही इसकी जो बात कही गई बिल्कुल उचित है। क्या कि जो क्वेश्चन बात लिखी हुई ना वो चीज़, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं 5, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टूटे फूटे खंडहर सभ्यता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे सीधे सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि वहाँ पर 2 मंजिले मकान मिले लेकिन खूब सारे टूट गए हैं, सीढ़ियाँ आधी जाती है, बीच में टूट गई, ऊपर तक नहीं जा सकते। ठीक है, तो सन 1922 में राखालदास बनर्जी ने यहाँ एक स्तूप की खोज में आए, लेकिन खुदाई में यहाँ एक समृद्ध सभ्यता प्राप्त हुई। हालांकि वो खोदना तो ही चाहते कोई स्तूप मिल जाएगा, ठीक है, जैसे बौद्ध स्तूप होता है ऐसे कोई स्तूप मिल जाएगा, लेकिन पता चला रहे खुदाई जब की तब पता चला यार यहाँ तो बहुत समृद्ध सभ्यता है, पूरी एक सिविलाइजेशन है। ठीक है, ये सभ्यता विश्व के पुरातत्वविदों की दृष्टि से संसार की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता हो चुकी है अब। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में प्राप्त टूटे फूटे खंडरों से सिद्ध होता है कि कभी यहाँ एक सुसंस्कृत एवं बुद्धिमान इंसान निवास करता था। वाकई, क्योंकि उसको हम देखें इतनी प्यारी व्यवस्थित तरीके से जो आज के लोग पढ़े लिखे लोग करते हैं, आज की आज के जो इंजीनियर पूरी प्लानिंग करते हैं वैसे वो लोग करते थे। इसका मतलब कि वाकई कोई एजुकेटेड इंसान यहाँ रहते थे। आज से 5000 वर्ष पहले हमारे पूर्वज कितना समृद्ध एवं कलापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। अगर यहाँ पर हमारे कोई पूर्वज रहते होंगे तो क्या शानदार लाइफ जीते होंगे, वो एकदम व्यवस्थित। इन खंडरों से हमारे मन में यही भाव जागृत होते हैं कि हमारे पूर्वज क्या शानदार कलापूर्ण लाइफ जीते थे। आगे कंटिन्यू। साथ ही हमें अपने ऊपर गर्व भी होता है कि हम हमारे जो वंशज थे, पूर्वज थे, शानदार रहते थे, कि गत कई शताब्दियों तक गुलाम रहने वाले हम सदैव ही इतने दरिद्र और कमज़ोर नहीं थे, है ना। हम पहले बहुत सही रहते थे। हमारे पूर्वज उस सभ्यता के प्रतिनिधि थे, उस सभ्यता के सिविलाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं कि जो संसार में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। संसार में विशिष्ट स्थान रखती है भारत की सभ्यता। इसका मतलब भारत की बात पूरे संसार में गूंजती है। अगर कहीं पर भी सिविलाइजेशन की बात आए तो वो हमारे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आता है, तो हमें गर्व होता है। ठीक है, आज हमारा मन दुखी भी होता है कि वे कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थी जिन्होंने हमारे पूर्वजों को शहरों को छोड़ पलायन करने को मजबूर किया था। यदि इस सभ्यता की निरंतरता बनी रहती तो हम आज अत्यंत समृद्ध जीवन जी रहे होते और सारा विश्व हमें सम्मान की दृष्टि से देख रहा होता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ने हर भारतीय मन में एक आत्मगौरव का भाव भरा है। हमें दुख जरूर होता है कि यार हमारे पूर्वजों ने इस बस्ती को क्यों छोड़ दिया होगा। ठीक है, तभी तो खंडर होकर दब गई, क्यों छोड़ दिया होगा, ऐसी क्या प्रॉब्लम रही होगी। अगर वो नहीं छोड़ते, इस बस्ती में रहा करते, आज भी रहते, तो क्या शानदार और अच्छी वो बस्ती हो सकती थी। विश्व में बातें चलती, इतनी पुरानी बस्ती आज वहाँ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन गया अपना।
7वां देखो, नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकाली व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न, अच्छा देखो ये ध्यान रखना, ये 5वां था, मैंने छठा नहीं करवाया है। छठा क्वेश्चन बिल्कुल मन से करना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि आप मन से कोई कुछ उसका लिखिए, वो निबंध वगैरह में आते हैं। तो आप मन से कोई किसी भी एक बड़ी कोई भी ऐसी कोई शेयर आपको याद आ रहा हो उसका लिख सकते हो, वैसे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उस क्वेश्चन को करने की, ठीक है। ये ध्यान रखना, वो क्वेश्चन बिल्कुल भी इस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। आपका जवाब लेखक के पक्ष में या विपक्ष में तर्क दीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। या फिर ऐसा भी है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं, कारण सहित उत्तर लिखिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 7वां कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में जो अवशेष हमें मिले हैं, जो अवशेष या एविडेंस हमें मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, वही सिद्ध करते हैं कि ये एक जल संस्कृति थी, क्योंकि बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, 700 कुएं मिले हैं, ठीक है, बहुत बड़ा जलकुंड मिला है। तो हम कह सकते हैं कि वाकई ये एक जल संस्कृति। तभी अपने कहा ना, इसको तर सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, वही चीज़ है। वहाँ एक कुंड मिला है जिसके चारों ओर पक्की ईंटों की दीवार, तल में पक्की ईंट, किनारों पर स्नानागार और सीढ़ियाँ बनी हुई है, जिनसे स्नान करने वाले जल की सतह तक पहुंचकर स्नान करने के पात्रों में जल भरकर लाते और स्नानगृहों में स्नान करते थे, पूरा स्विमिंग पूल की तरह। कुंड में भरने के लिए जल की व्यवस्था कुओं से की जाती थी, कुओं से पानी लेके कुंड भर दिए जाते थे, फिर वो नहाते उसमें। इसलिए नगर में चारों ओर 700 कुओं का निर्माण किया गया था। खुदाई में प्राप्त भवनों के अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहाँ हर घर एक स्नानागार से युक्त था। जल की निकासी की व्यवस्था के लिए सड़क के दोनों ओर समानांतर रूप से ढकी हुई नालियां बनी थी। घरों का जल नालियों द्वारा बाहर एक होदी में भरा जाता था, ठीक है, जहां से वह नालियों द्वारा शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। होदियां, जगह जगह होदी बनाई जाती थी। मैंने कहा था ना कि पानी, जैसे अपन हिस्ट्री जब पढ़ी थी, हालांकि हर साइंस के स्टूडेंट भी हिंदी पढ़ रहे हैं अभी, तो उनको बता दूं, कुछ कॉमर्स वाले भी हैं, तो ऐसे होता था, ये ऐसे बीच बीच में ऐसा बना दिया जाता था ऐसे। अब यहाँ से पानी जाएगा, ठीक है, ऐसे, तो ये बीच बीच में गड्ढे या होदियाँ बनाते थे कि जैसे यहाँ से वो बाथरूम वगैरह का पानी निकल के जाता, तो कुछ अपशिष्ट, बड़ा बड़ा अपशिष्ट कोई हो, पॉलीथीन की थैलियाँ, जो भी वाट एवर, वो बड़े बड़े पार्टिकल्स इनमें भर जाते हैं, यहाँ जैसे यहाँ भर जाएंगे, और बाकी पानी पानी आप बाहर चला जाएगा। फिर इस कचरे को यहाँ से इजीली उठा के कंपोस्ट जैसा भी कोई कहीं फेंक दिया जाता था, या फिर गड्ढा खोद के। तो ये बड़ी शानदार प्लानिंग ऐसी होती थी जो अपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, बहुत ही शानदार, ठीक है। तो इसलिए लेखक ने इसे जल संस्कृति सभ्यता कहा है। साक्ष्यों के आधार पर हमारा जो जवाब है वो लेखक के पक्ष में है, ठीक है, ये बात थी। आप चाहो तो इसको बना भी सकते हो डायग्राम अपने याद रखने के लिए, ऐसा सिस्टम था, ठीक है। अब देखो, अपने एनसीईआरटी के 7 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए हैं। अब मैंने 1-2 क्वेश्चन, बड़े 2 ही क्वेश्चन लिए जो इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेना कि खुदाई में प्राप्त बौद्ध स्तूप और गढ़ से सिंधु सभ्यता के किस पक्ष का ज्ञान होता है, बताइए। तो देखो, बौद्ध स्तूप एक 26 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ था। इस हिस्से को गढ़ कहा जाता था। क्या कहा जाता? गढ़। इस स्थान को धर्म सत्ता का प्रतीक कह सकते हैं। इस स्तूप को 26 सदी पहले बनी ईंट से स्तूप का आकार दिया गया था, ठीक है। नगर के चारों ओर पक्की ईंटों की जो चारदीवारी बनी है, उसके भीतर सत्ता का केंद्र स्थित है, जिसे हम राजधानी कह सकते हैं। मेन वहाँ से राजपाट किया जाता था, प्रशासन संभाला जाता था, ठीक है, स्थित है। इस प्रकार गढ़ की चार दीवारी के भीतर ही दोनों सत्ताओं अर्थात धर्म सत्ता और राज सत्ता के केंद्र स्थापित है। इन दोनों शक्ति केंद्रों के अलावा गढ़ के भीतर बाकी शहर बसाया गया था, ठीक है। यहाँ पर ही अन्य इमारतें बनी थी जो प्रशासनिक भवन, सभा भवन, ज्ञानशाला और बैठक थी। ये सब मिलकर मोहनजोदड़ो की संपूर्ण शासन व्यवस्था को प्रदर्शित, ये दर्शित है ना, यहाँ पर परा और लिख देना, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये बात थी कि सिंधु की उसकी शासन व्यवस्था को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये लास्ट क्वेश्चन बना कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता को पुरातत्वविदों ने सभ्यता का तरयुग क्यों माना है, सिद्ध कीजिए। हालांकि वो छोटा क्वेश्चन में लिया था तरयुग या तर सभ्यता, या फिर पुरातत्व सिंधु घाटी सभ्यता को तर सभ्यता क्यों कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। बड़ा क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या आंसर लिखोगे कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त अवशेषों से विद्वानों ने अनुमान लगाया कि सिंधु घाटी की सभ्यता केवल व्यापारिक क्रियाकलापों पर आधारित नहीं थी, वहाँ उन्नत खेती के भी संकेत मिले हैं। घाटी के लोग अन्न उपजाते थे, पत्थर और तांबे के औजार कृषि कार्यों में प्रयुक्त किए जाते थे। इतिहासकार इरफान हबीब ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल में यहाँ के लोग रब्बी की फसलें बोते थे,
ठीक है। रबी, खरीफ की नहीं, रबी की फसलें बोते थे उस समय। कपास, गेहूँ, जौ, सरसों, चना, ये सब रबी की फसल में आते हैं, ठीक है, जो सर्दी के टाइम बोए जाते हैं। उपज के पुख्ता सबूत मिले हैं। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। ज्वार, बाजरा, रागी की जो अनाज में, मोटे अनाज में आते हैं। यहाँ तक कि लोग खजूर, खरबूजा और अंगूर भी उगाते थे, मतलब सारी फसलें करते थे। वे लोग झाड़ियों से बेर तो जानते होंगे, कुछ कहीं कहीं पर बोर भी बोलते हैं इनको, छोटे छोटे बोर होते हैं, झाड़ियों के लगते हैं, उनको इकट्ठे करते। कपास की खेती करते थे। यहाँ खुदाई में सूती कपड़ा भी प्राप्त हुआ है, जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ कपास पैदा होता है। कृषि पर आधारित होने के कारण ये सभ्यता अपने तरयुग में ही विकास पा रही थी, अर्थात वह युग सभ्यता का तरयुग था जो बाद में सूखे में ढल गया। तर का मतलब होता है, जैसे किसान खेत में पानी देता है ना, तो कह दिया एकदम पानी से तर कर दिया भाई, मतलब एकदम तर कर दिया। और यहाँ पर तर का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पर हर तरह की चीज़ें होती थी, मतलब एकदम तर थी, समझ गए। देखो, तर वैसे तो पानी के लिए यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना, जो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न हो उसे भी कहते हैं कि तर है, मतलब हर चीज़ है वहाँ पर होती थी। बहुत ही व्यवस्थित जो है वो ये जो है इस सभ्यता थी मोहनजोदड़ो, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, कंप्लीट होता है और आपको मेरे साथ के साथ पढ़ते पढ़ते याद हो गया होगा। एक दो बार और देख लोगे तो ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। और इन क्वेश्चन आंसर को ही पढ़ के जाना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, ध्यान से पढ़ लेना, इनके बारे कुछ भी नहीं आ जाएगा, घूम फिर के नहीं में से क्वेश्चन आपके आने वाला है, ठीक है।